बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रामर रूल। क्रामर रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का मकसद होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और आपको आपके पास नॉन होमोजीनियस का मतलब ये है इस साइड पे यानी कि राइट साइड पे आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है ये x1 x2 x3 इस टाइप के x y z या x1 x2 x3 इधर ये वेरिएबल है। तो ये इस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी जबकि इधर जितनी टर्म है इनके साथ वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3। तो ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस है। क्यों नॉन होमोजेनियस? इस वजह से ये कांस्टेंट टर्म नॉन ज़ीरो है, b1 ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, b1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ये बल्कि ये मैं नहीं लिखता। उसकी वजह ये है कि इनमें से कोई एक कम अज़ कम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। हो सकता है ये ज़ीरो हो जाए, ये दोनों नॉन ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो हो जाए, ये दोनों नॉन ज़ीरो हो सकता है, ये दो ज़ीरो हो जाए, ये नॉन ज़ीरो हो जाए, या हो सकता है कोई एक नॉन ज़ीरो इसमें से, या ये भी हो सकता है ये तीनों नॉन ज़ीरो हों। लेकिन कम अज़ कम इसमें से एक को नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे ये जो सिस्टम है ये नॉन होमोजीनियस है। अगर ये तीनों ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे इस साइड पे तो फिर हम कहेंगे ये होमोजीनियस सिस्टम है। तो हम बात कर रहे हैं क्रमर रूल की, और क्रमर रूल लगता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे जिसकी कांस्टेंट टर्म ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब ये रूल क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही आसान रूल है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेरे ख्याल से सबसे शॉर्टकट तरीका जो होता है वो क्रमर रूल ही होता है। इससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आपके पास बहुत कम वक्त में आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा, इसको मैं आपको और बात बताता चलूँ कि इस सिस्टम को सॉल्व करने का मकसद ये होता है, या इसको सॉल्व करने से मुराद हमारी ये होती है कि हम इन वेरिएबल्स जो है इनकी वैल्यूज़ निकालें। यानी x1 को फाइंड करेंगे, x1 की क्या वैल्यू आ रही है, x2 को फाइंड करें इसकी क्या वैल्यू आ रही है, और x3 को फाइंड करें कि क्या वैल्यू आ रही है। तो इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करना होती है। हमें कहा जाता है, सिस्टम दिया जाता है, हमें कहा जाता है इसका सोल्यूशन फाइंड करें। तो सोल्यूशन का यही मकसद है, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, तो क्रमर रूल कैसे लगता है? सबसे पहले आप इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होती है? ए का मतलब ये होता है कि आप इसके कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। x1 के साथ कोफिशिएंट है a11। ये मैंने एक जनरल किस्म की इक्वेशंस ली हैं तीन। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 और इक्वेशंस भी मैंने तीन ली हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन कोई भी होगा तो वो ज़ाहिर है a11 तो नहीं होगा, वो तो 2 5 8 9 6 इस तरह होंगे। जबकि ये वेरिएबल्स यही रहेंगे, या x1 x2 x3 होंगे, या xyz होंगे, या UVW होंगे, लेकिन वेरिएबल होते हैं वो रहेंगे। उसके साथ ये जो A1 2 है ना, ये कांस्टेंट होंगे, 1 2 3 4 अप टू 9 इस तरह कुछ भी हो सकता है, 100 10 1 कुछ भी आ सकता है इनकी एज की जगह। तो मैं बहरहाल इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है। x2 का कोफिशिएंट A1 2 है, वो लिख देना है। x3 का A1 3 है, x1 का दूसरी रो में A2 1 है, A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A33। ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं। ये ए ऐसे बनाया जाता है। आपके पास क्वेश्चन होगा, आप उसको उसमें से ये इन सारे के कोफिशिएंट्स लेके मैट्रिक्स बना लेंगे, वो ए हो जाएगा। दूसरा इसमें होता है बी। बी जो होता है ये असल में इस तरफ के एलिमेंट्स लेते हैं, B1 B2 B3, ये होता है बी। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो होता है वो होता है एक्स। एक्स का मतलब होता है जो हमने फाइंड करने हैं, जो वेरिएबल्स हमने क्या फाइंड करना है, x1 x2 x3। तो इसको भी हम इस तरह एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, x1 x2 x3। ये आपने लिख लिए। ये तीन स्टेप करने के बाद जो क्रमर रूल होता है, क्रमर रूल ये कहता है कि आप उसका डिटर्मिनेंट ले लें। ए जो होता है ए का डिटर्मिनेंट ले लें। ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, ए का इस तरह से मॉड में लिखते हैं उसको। तो आप ये फाइंड कर लें। अब ये तो जनरल है, आपको पता है इस तरह का ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, वहाँ से आप जाके देख लें कैसे निकलता है। तो ये तो जनरल है, खैर इसका तो निकलेगा भी नहीं। तो बहरहाल इसको ऐसे लिखेंगे ए के डिटर्मिनेंट में। आपके पास जब कोई भी एग्जांपल होगी, क्वेश्चन होगा, उसमें यहाँ पे 1 2 8 9 इस तरह के नंबर्स नज़र आएंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं उस मेथड से जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। पिछली से मुराद ये है कि इसी प्लेलिस्ट में पीछे कहीं वीडियो पड़ी हुई है। अब लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बाई यासिर अब्बासी, तो वो आ जाएगी।
तो आपने डिटर्मिनेंट सबसे पहले ले लेना होता है। उसके बाद आपने फाइंड करना होता है x1, x2, x3 यही फाइंड करने। तो x1 कैसे निकलेगा, x1 का डायरेक्ट फार्मूला आपने लिख देना x1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पहली रो जो होगी ना, पहला कॉलम, पहले कॉलम की जगह आप b के एलिमेंट्स लिखेंगे। b के एलिमेंट्स क्या है, b1 b2 b3, b1 b2 b3। और बाकी दो कॉलम जो हैं वो आपने a के लिखने, ये वाले दो, ये पहले वाला छोड़ दिया क्योंकि पहले की जगह तो हमने ये b लिख दिया ना। तो ये अगले वाले दो कॉलम्स इसके एज इट इज़ इधर लिख दें, a12 a22 a32, a11 a12 a22 a32। और थर्ड कॉलम a13 a23 a33। ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो आप ये लिख के जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट ले लें और इसके नीचे डिवाइड कर देंगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे जो हमने फाइंड किया होगा, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट लिया होगा डिवाइड वो होगा। तो x1 यहाँ से हमारे पास आ जाए, एक इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और ऊपर जो a का ले चुके होंगे उससे डिवाइड करना है। तो x1 का आंसर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए x2 का आंसर भी चाहिए। x2 का आंसर आएगा हमारे पास, उसी तरह ही आपने एक डिटर्मिनेंट लेना है। अब आपने करना ये है, पहले हमने b जो था, b हमने फर्स्ट कॉलम में रखा था, अब आपने b को सेकंड कॉलम में रखना है। b वाला क्या था, b1 b2 b3, अब इसको आपने सेकंड कॉलम में रखना है, b1 b2 b3। और फर्स्ट और थर्ड कॉलम ये आपने a के लिखने, जो आपके पास a मैट्रिक्स होगा उसके फर्स्ट कॉलम ये वाला लिखना है और थर्ड ये वाला ये लिखना है। अब इन दोनों को मैं उठा के उधर लिख दूँगा, a11 a21 a31 a11 a21 a31। और तीसरा कॉलम वहीं से मैंने उठाया, ये था a13 a23 a33। और इसको भी आपने डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से, जो कि आप पहले फाइंड कर चुके होंगे। बार बार आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं, आपने एक दफ़ा फाइंड कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट इसका आंसर रखेंगे, जो a का डिटर्मिनेंट का आंसर आया वो रखेंगे, इस ऊपर वाले को आप सॉल्व कर लेंगे। तो x2 यहाँ से निकल आएगा। इसके बाद हमारे पास x3 हमें चाहिए। x3 के लिए आपने यूँ करना है कि फिर b का वाला जो कॉलम है वो लेना है। अब इस b को आपने तीसरे कॉलम में रखना है, b1 b2 b3। और पहले दो कॉलम ये a वाले पहले दो रखने, ये दो a11 a21 a11 a21 a31। और दूसरा भी वहीं से लेना है, a21 a22 a32। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इसके बाद इससे अगेन फिर a से डिवाइड कर दें, फिर जो आंसर आएगा इसका मैट्रिक्स ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें और इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको x1 x2 और x3 बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट लेना आसान होता है, 3 क्रॉस 3 का भी आसान होता है। और ये तो आप एक ही दफ़ा लेंगे ना, बार बार आप नहीं लेंगे। इसको एक दफ़ा आपने स्टार्ट में ले लिया तो बस इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखें। फॉर एग्जांपल a का डिटर्मिनेंट आपने लिया, उसका आंसर 2 आया, तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाई जस्ट 2 करेंगे, आपको फिर पूरा सॉल्व नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है एक किस्म का, और क्रॉमर रूल वैसे भी अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहरहाल ये इसका आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। अगर आपको कुछ अभी भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का मतलब ये है, चले मैं एक दफ़ा और आपको बता देता हूँ x1 x2 x3 कैसे है। तो ये आपने याद रखना है, जो x1 होगा उसमें पहला कॉलम आपने b का रखना है। b का मतलब ये होता है, ये b का कॉलम होता है, और आपने पहला कॉलम b का रखना होता है, अगले दोनों कॉलम a के रखने होते हैं। x1 में 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम आपने b का रखना है। x2 में आपने क्या करना है, x2 है तो सेकंड कॉलम b का रखना है, बाकी दोनों a के रखने हैं। और x3 में क्या है, 3 है तो थर्ड कॉलम आपने b का रखना है, बाकी दोनों a के कॉलम रखने हैं। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत ही आसान होता है और क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो आप अगली वीडियो में जाएं, अगली वीडियो में इसके बाद मैं इसी की एक एग्जांपल लूँगा, वो सॉल्व करवाऊँगा। तो आपको एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जनरल फार्मूला ये होता है, ये आपको याद हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी। तो आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं, जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।